नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास उपन्यास पर बात करने वाले हैं, शिवानी जी का लिखा मंदाकिनी। नमस्ते। हाँ, शिवानी जी और उनका कुमाऊं एक अलग ही जुड़ाव है। बिल्कुल। और हमारे पास एक काफी अच्छा लेख है जो इस उपन्यास की कहानी, पात्रों और उसके गहरे मतलबों को समझाता है। जी। तो आज कोशिश रहेगी कि इस लेख के सहारे हम मंदाकिनी की दुनिया में उतरें, समझें कि कैसे प्रेम, वियोग, समाज के दबाव, इन सब के बीच एक औरत की अंदरूनी ताकत कैसे उभरती है। और वो अपने सपनों को कैसे जिंदा रखती है। हाँ, बिल्कुल। जैसे कोई पहाड़ी नदी किनारे बैठकर ठंडी हवा में अपने दिल की बात कह रहा हो। नाम ही देखिए ना, मंदाकिनी, शांत, पवित्र, गहरी नदी। नाम में ही बहुत कुछ छुपा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। अच्छा, ये यात्रा अहम क्यों है? मतलब शिवानी जी की लेखनी में क्या खास है, खासकर इस उपन्यास के संदर्भ में? देखिए, शिवानी जी की कहानियां खासकर जो कुमाऊं की पृष्ठभूमि पर है, वो सिर्फ कहानी नहीं कहती, वो उस जगह की रूह को पकड़ती हैं। और जैसा आपने कहा, ये लेख भी यही बताता है कि मंदाकिनी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। अच्छा। हाँ, ये उस दौर के कुमाऊनी समाज, वहाँ की सोच, मान्यताएं और सबसे बढ़कर एक औरत के आत्मसम्मान की कहानी है। उसकी अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद की कहानी है। तो हम देखेंगे कि कैसे नायिका मंदाकिनी अपने नाम को सार्थक करती है, शांत दिखते हुए भी अंदर एक मजबूत धारा। बिल्कुल, जीवन की चट्टानों से टकराकर अपना रास्ता बनाती हुई। तो कहानी हमें ले जाती है कुमाऊं के एक शांत छोटे से गांव में। हाँ, कल्पना कीजिए, पहाड़, हरियाली, एक आध्यात्मिक सा माहौल। देवदार की खुशबू, जी जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता जैसे घुले मिले हों। जी। और यहीं रहती है हमारी नायिका मंदाकिनी। लेख बताता है कि उसका परिवार बहुत साधारण है। पिता पुजारी, माँ घर खेत संभालने वाली। जी। ये माहौल, ये उसके व्यक्तित्व पर कैसे असर डालता है? लेख इस पर काफी जोर देता है। देखिए, कुमाऊं का वो शांत आध्यात्मिक माहौल कहीं ना कहीं मंदाकिनी के चरित्र की नींव रखता है। उसके स्वभाव में जो एक ठहराव है, एक कोमलता है, वो शायद वहीं से आती है। अच्छा। पर लेख ये भी इशारा करता है कि इसी शांति के नीचे एक दृढ़ता भी है, जो धीरे धीरे सामने आती है। उसका नाम मंदाकिनी, धीमी बहने वाली नदी, ये क्या सिर्फ बाहरी व्यक्तित्व है? हाँ, कुछ ऐसा ही, बाहर से शांत पर अंदर एक गहरी शक्ति छुपाए हुए। दिलचस्प है। और वो सिर्फ शांत और कोमल नहीं है, पढ़ाई में भी तेज है। जी हाँ, और उसके मन में एक सपना भी है। सपना? किस तरह का? अपने गांव की औरतों के लिए, बच्चों के लिए कुछ करने का। शायद कोई छोटा सा स्कूल खोलना या महिलाओं को कुछ हुनर सिखाना, मतलब उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की सोच। उस जमाने में एक छोटे गांव की लड़की का ऐसा सपना देखना, ये तो अपने आप में बड़ी बात रही होगी। बिल्कुल। लेख इसे उसके चरित्र का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू मानता है। उस दौर के बंधन, उस सीमित सोच, उसके बीच एक लड़की का समुदाय के लिए सोचना, ये उसकी एक गहरी संवेदनशीलता दिखाता है। ये सिर्फ सपना नहीं, ये शायद उसके अंदर की वो ताकत है जो बाद में। हाँ बिल्कुल, जो बाद में उसकी शक्ति बनती है। लेख में जिक्र है उसकी आंखों की चमक का। वो महज जवानी का जोश नहीं, एक उद्देश्य की रोशनी है। और फिर इस शांत बहती धारा में प्रेम आता है। हाँ, शिवम का प्रवेश होता है। गांव का ही लड़का है, पर शहर में पढ़ता लिखता है, काम करता है। लेख उसे कैसा बताता है? संवेदनशील। हाँ, संवेदनशील, बुद्धिमान और थोड़ा आध्यात्मिक भी। वो मंदाकिनी की सादगी, उसकी आंखों में जो सपने हैं और उसकी वो शांत सी हिम्मत, उससे प्रभावित होता है। उनके प्रेम के बारे में लेख क्या कहता है? कैसा था वो प्यार? लेख उसे भी कुमाऊं की नदी जैसा ही दिखाता है। सतह पर शांत, पर अंदर बहुत गहरा और शक्तिशाली। मिलना जुलना भी सादा सा? हाँ बिल्कुल। मंदिर की सीढ़ियों पर, नदी किनारे, खेतों की मेड़ पर कोई दिखावा नहीं, बस एक खामोश एहसास जो धीरे धीरे गहरा होता है। शब्दों से ज्यादा आपसी समझ और सम्मान। सही कहा, एक दूसरे के सपनों को हौसला देना। मंदाकिनी को भी लगता होगा कि शिवम के साथ वो अपने सपने पूरे कर सकेगी। हाँ, वो मिलकर भविष्य के ताने बाने बुनते हैं। सब कितना सहज और सुंदर लगता है उस वक्त। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं है। हाँ। असलियत सामने आती है। हाँ, यही कहानी सामाजिक यथार्थ से टकराती है। लेख बहुत साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत भावनाएं और समाज की उम्मीदें टकराती हैं। शिवम का परिवार, वो आर्थिक रूप से बेहतर है मंदाकिनी के परिवार से। जी, और वो इस रिश्ते को बराबर का नहीं मानते। उनके लिए मंदाकिनी का पुजारी परिवार उनके स्टेटस के हिसाब से ठीक नहीं है। ये वर्ग भेद, प्रतिष्ठा का सवाल। हाँ, ये सब उनके प्यार के आड़े आने लगता है। और गांव वाले, उनका क्या?
अरे गांव की तो अपनी पंचायत होती है। लेख में जिक्र है कि कैसे कानाफूसी शुरू हो जाती है। अच्छा, क्या कहते हैं लोग? वही सब, लड़की सयानी हो गई, बड़े घर के लड़के पर डोरे डाल रही है, या शिवम को फंसाने की कोशिश है, ऐसी बातें। और ये बातें मंदाकिनी तक भी पहुंचती होंगी? उसके माँ बाप? वो तो डर जाते हैं। समाज का डर, इज्जत का डर। वो बेटी पर दबाव डालते हैं कि शिवम से दूर रहे। कितना मुश्किल रहा होगा उसके लिए। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ परिवार और समाज। बिल्कुल, ये उस समय की कड़वी सच्चाई है जिसे लेख सामने लाता है। समाज कैसे अक्सर प्यार को दौलत और रुतबे के तराजों पर तौलता है। मंदाकिनी और शिवम का प्यार इसी सोच की भेंट चढ़ने लगता है। जी इसी बीच शिवम को शहर में नौकरी मिल जाती है, अच्छी नौकरी। हाँ, और वो मंदाकिनी से बड़े बड़े वादे करके जाता है कि लौटेगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा, फिर उसे सम्मान से ब्याह कर ले जाएगा। मंदाकिनी बेचारी भरोसे और इंतजार में जीने लगती है। लेकिन फिर वही होता है जो अक्सर होता है, चिट्ठियां कम होने लगती हैं। और फिर बंद हो जाती हैं, और गांव में एक नई अफवाह कि शिवम ने शहर में किसी अमीर लड़की से सगाई कर ली। यही कहानी वियोग के मतलब बिछोह के दर्द में उतरती है। लेख इस मोड़ को बहुत मार्मिक ढंग से दिखाता है। मंदाकिनी का विश्वास टूटता है, दिल टूटता है। प्रेम जो एक खूबसूरत सपना था, अब एक कड़वी हकीकत बन जाता है। लेकिन यहाँ, जैसा लेख बताता है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है, मंदाकिनी की प्रतिक्रिया। हाँ, ये वाकई ध्यान देने लायक है। वो टूटती नहीं है। नहीं, दर्द है, आंसू है, रातें मुश्किल है, पर वो बिखरती नहीं है। उसकी वो आध्यात्मिकता जो शायद उसे अपने पिता से, उस माहौल से मिली थी, और उसकी वो अंदरूनी ताकत जिसकी हमने शुरू में बात की थी, वो उसे संभाल लेती है। वो एक फैसला करती है। शिवम गया, पर वो अपने सपनों को नहीं छोड़ेगी, अपनी आत्मा की आवाज को नहीं दबने देगी। ये बिंदु इस कहानी को सिर्फ एक दुखद प्रेम कहानी होने से बचाता है। लेख इसे उसके चरित्र के विकास में एक मील का पत्थर मानता है। ये दिखाता है कि बाहरी हालात चाहे जितने मुश्किल हों, असली ताकत अंदर ही होती है। हाँ, उसका ये संकल्प उसकी भावनात्मक मजबूती और आत्मनिर्भरता की पहली झलक है। वो दुख को स्वीकार करती है, पर उसे खुद पर हावी नहीं होने देती। लेकिन समाज कहाँ छोड़ता है? नजरें तो उसी पर है। जवान लड़की जिसका चक्कर गांव के सबसे होनहार लड़के से चला था, अब अकेली है। हाँ, और अब उस पर शादी का दबाव बढ़ता है, परिवार की इज्जत का वास्ता दिया जाता है, और आखिर में उसकी मर्जी के खिलाफ उसका रिश्ता गांव के ही मंदिर के एक सहायक पुजारी से तय कर दिया जाता है, एक अधेड़ उम्र का विधुर। मंदाकिनी के पास कोई चारा नहीं बचता, उसे हाँ कहनी पड़ती है। ये शादी उसके जीवन का एक और मुश्किल दौर शुरू करती है। लेख के मुताबिक उसका पति काफी पारंपरिक सोच का, सख्त मिजाज का आदमी है। वो उसे बस घर और मंदिर के काम तक ही सीमित रखना चाहता है। बिल्कुल, उसके वो स्कूल खोलने वाले या औरतों को जगाने वाले सपने, वो सब उसके लिए बकवास हैं। मंदाकिनी खुद को एक बंधन में पाती है, जहां उसकी पहचान, उसके सपने कुचले जा रहे हैं। पर मंदाकिनी की कहानी हार मानने की तो है ही नहीं। हाँ, लेख उसके प्रतिरोध के तरीके को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। वो खुला विद्रोह नहीं करती, शायद उस समाज में वो मुमकिन भी नहीं था। लेकिन वो अंदर ही अंदर अपनी जगह बनाती है। मंदिर में पूजा पाठ के बहाने वो गांव की दूसरी औरतों से जुड़ती है। हाँ, उन्हें सिर्फ कथाएं नहीं सुनाती, नहीं, बातों बातों में हिम्मत देती है, पढ़ने लिखने के लिए उकसाती है, आत्मनिर्भर बनने के रास्ते बताती है। ये उसका शांत मगर गहरा प्रतिरोध है। ये विश्लेषण बहुत जरूरी है। लेख इसे उन अनगिनत महिलाओं की कहानी के प्रतीक की तरह देखता है जिन्हें समझौते करने पड़े। हाँ, लेकिन मंदाकिनी का ये तरीका हालातों के अंदर रहकर ही अपने मूल्यों को, अपने लक्ष्यों को जिंदा रखना, ये उसे खास बनाता है। ये सक्रिय विद्रोह नहीं, पर निष्क्रिय समर्पण भी नहीं है। अपनी आत्मा को बचाने की एक लगातार लड़ाई है। और फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। सालों बाद शिवम अचानक गांव लौट आता है। हाँ, बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से। लेकिन वो पुराना वाला आत्मविश्वास से भरा शिवम नहीं है। लेख बताता है कि उसकी शहरी सगाई टूट चुकी है, जिंदगी की ठोकरें खाकर कुछ टूटा हुआ सा लौटा है। वो मंदाकिनी से मिलता है, माफी मांगता है, कहता है, मंदाकिनी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें खोकर खुद को खो दिया, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। वो शायद उम्मीद कर रहा था कि मंदाकिनी पिघल जाएगी, उसकी बाहों में लौट आएगी। लेकिन यहाँ में एक बदली हुई मंदाकिनी मिलती है। ये कहानी का एक बहुत ही निर्णायक पल है। लेख इसे मंदाकिनी के आत्मसम्मान और उसकी विकसित हो चुकी पहचान का शिखर मानता है।
वो अब किसी पुरुष के सहारे या उसकी स्वीकृति की मोहताज नहीं है। उसकी प्रतिक्रिया कमाल की है। लेख के अनुसार वो बहुत शांत रहती है, शिवम को देखती है, सुनती है, और फिर बहुत धीमे से मगर साफ शब्दों में कहती है, शिवम, मैंने तुम्हें माफ किया, मेरे मन में कोई कड़वाहट नहीं है। अच्छा, लेकिन वो कहती है, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकती। तुमने मुझे छोड़ा था, पर उस मुश्किल वक्त में मैंने अपनी हिम्मत, अपनी ताकत और अपने सपनों को नहीं छोड़ा। अब मेरा रास्ता अलग है। वाह, ये सिर्फ इनकार नहीं है, ये तो अपनी शर्तों पर जीने की घोषणा है। बिल्कुल, वो अपनी चुनी हुई राह को प्राथमिकता देती है। कितना बड़ा बदलाव है ये। लेख इसे उसकी आंतरिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानता है। उसने माफ करना सीखा है, जो बड़ी बात है, पर उसने आत्मसम्मान से समझौता करना नहीं सीखा। उसने अतीत को पीछे छोड़ दिया है, वर्तमान और भविष्य को चुना है, वो भविष्य जो उसने खुद बनाया है। ये भावनात्मक परिपक्वता का अद्भुत उदाहरण है। इसके बाद मंदाकिनी जैसे पूरी तरह अपने सपनों में रम जाती है। हाँ, अब उसका फोकस बिल्कुल क्लियर है। लेख बताता है कि वो अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी और गांव वालों की मदद से आखिर एक छोटा सा स्कूल शुरू कर ही लेती है। बच्चों को पढ़ाती है, कहानियां सुनाती है, और साथ ही गांव की औरतों को इकट्ठा करके उन्हें हुनर सिखाना, उन्हें जागरूक करना, वो काम भी जारी रखती है। और इसी समय एक और किरदार आता है कहानी में, राकेश। हाँ, राकेश, गांव का ही एक सीधा-साधा, मेहनती, नेक इंसान। वो मंदाकिनी के काम को, उसकी हिम्मत को देखता है ना? हाँ, चुपचाप देखता है, सराहता है। वो महसूस करता है कि मंदाकिनी अकेले कितनी चुनौतियों का सामना कर रही है। और फिर वो हिम्मत करके मंदाकिनी के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है, उसे सहारा देने की बात करता है। यहाँ कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। मंदाकिनी का जवाब क्या होता है? वो मना कर देती है। अच्छा, हाँ, लेख के अनुसार वो राकेश का सम्मान करती है, उसकी भावनाओं की कदर करती है, लेकिन शादी के लिए मना कर देती है। क्या वजह बताती है? वो कहती है कि उसका जीवन अब उसके काम, उसके बच्चों और गांव की औरतों के लिए है। उसके मन में अब व्यक्तिगत प्रेम या सहारे की वो जगह नहीं बची है। लेकिन वो राकेश को एक दोस्त, एक सहयोगी बनने का न्योता देती है। और राकेश मान जाता है। ये बात खास है। हाँ, राकेश का चरित्र यहाँ पारंपरिक हीरो जैसा नहीं है। लेख इस पर ध्यान दिलाता है कि राकेश इस इनकार से दुखी नहीं होता, बल्कि मंदाकिनी के फैसले का सम्मान करता है। वो पति नहीं, बल्कि एक सच्चा दोस्त और साथी बनकर उसके काम में हाथ बटाने लगता है। ये एक बहुत ही स्वस्थ और मैच्योर रिश्ते का चित्रण है। जरूरी नहीं कि हर रिश्ता रोमांटिक हो। बिल्कुल। ये दिखाता है कि मंदाकिनी का जीवन अब व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर सामुदायिक सेवा और आत्मसिद्धि के एक बड़े स्तर पर पहुंच गया है। समय बीतता है, मंदाकिनी का स्कूल धीरे धीरे बड़ा होता है और उसकी कोशिशों का असर दिखने लगता है गांव में। हाँ, कई और औरतें हिम्मत करके आगे आती हैं, कुछ पढ़ने लगती हैं, कुछ छोटे मोटे काम करके आत्मनिर्भर बनती हैं। गांव में एक सकारात्मक बदलाव आता है। और शिवम, उसका क्या होता है? वो कहाँ है इस सब में? लेख बताता है कि शिवम भी गांव में ही बस जाता है। वो मंदाकिनी के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में मदद करने लगता है। उनके बीच का रिश्ता कैसा है अब? कोई कड़वाहट नहीं है, बस एक खामोश सम्मान का रिश्ता है। शिवम शायद दूर से ही मंदाकिनी की उस ताकत को सराहता है जिसे उसने कभी पहचाना नहीं था। तो कहानी का अंत किसी पारंपरिक हैप्पी एंडिंग जैसे हीरो हीरोइन का मिलन पर नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख इसी बात को रेखांकित करता है। शिवानी जी यहाँ खुशी और पूर्णता की एक अलग परिभाषा दे रही हैं। मंदाकिनी के जीवन में शायद वो सांसारिक प्रेम नहीं है जिसे समाज सफलता मानता है, पर उसने अपने काम में, अपने बनाए रास्ते पर चलते हुए दूसरों के जीवन में रोशनी भरकर एक गहरा आत्मिक सुकून पाया है, एक सार्थकता हासिल की है। बिल्कुल। उसका जीवन उसके नाम मंदाकिनी जैसा ही बन गया है, शांत, स्थिर, मगर लगातार बहता हुआ, दूसरों को जीवन देता हुआ। कहानी का अंतिम दृश्य, जैसा लेख में बताया गया है, बहुत शांत और गहरा है। मंदाकिनी अपने स्कूल के बच्चों और कुछ औरतों के साथ नदी किनारे बैठी है। सूरज ढल रहा है। वो बस उन्हें देख रही है, उनकी बातें सुन रही है, और उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और संतोष है। और यही वो अपना संदेश देती है ना? क्या कहती है वो? हाँ, लेख के अनुसार वो बहुत सहजता से कहती है, जिंदगी में चाहे कितने ही तूफान आए, अपनी आत्मा की शांति और अपने सपनों को कभी मत छोड़ना। असली खुशी शायद यही है। कितनी गहरी बात है। और लेखक लिखता है कि उस ढलते सूरज की रोशनी में मंदाकिनी का चेहरा एक शाश्वत चमक से दमक रहा था। वो चमक जो उसने जीवन के थपेड़ों से लड़कर दर्द और सपनों के बीच संतुलन बनाकर हासिल की थी, वाकई एक बेहद शक्तिशाली और प्रेरक अंत।
हाँ, ये दिखाता है कि पूर्णता सिर्फ बाहरी हालातों या रिश्तों में नहीं है। वो अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचान कर अपने उद्देश्य को जीकर भी पाई जा सकती है। तो कुल मिलाकर मंदाकिनी सिर्फ एक उपन्यास नहीं है। नहीं, ये कुमाऊं की खूबसूरत वादियों में रचा गया एक गीत है। एक औरत की हिम्मत का, इच्छा शक्ति का, सामाजिक बंधनों से टकराने का और अपने आत्मसम्मान और सपनों को जिंदा रखने की प्रेरणा का। ये प्रेम की कहानी है, पर उससे कहीं ज्यादा ये आत्म प्रेम, आत्मसम्मान और आध्यात्मिकता की कहानी है। लेख यही बताता है कि कैसे दर्द और वियोग को सीढ़ी बनाकर आत्मसिद्धि की स्थायी चमक तक पहुंचा जा सकता है। निश्चित रूप से। और ये कहानी, जैसा कि लेख के विश्लेषण से पता चलता है, हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। हाँ, किस बारे में? कि जीवन में असली संतुष्टि कहाँ मिलती है। क्या समाज के बनाए मानकों पर खरा उतरने में, जैसा शिवम के परिवार ने चाहा, या फिर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर मुश्किलों के बावजूद अपना रास्ता खुद बनाने में, जैसा मंदाकिनी ने किया? ये गहरा सवाल है। शायद जीवन के तूफानों के बीच अपनी अंदरूनी शांति को, अपने मकसद को खोज लेना और उसे बनाए रखना, यही सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी उपलब्धि है। मंदाकिनी की कहानी इसी का एक जीवंत उदाहरण है। एक ऐसा विचार जिसे हम सब अपने जीवन में सोच सकते हैं।